2035 बहुत सारे पोर्चुगीज पीएचडी ने आपको बताया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें कही जनरल सालिक ने। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि अमेरिका और यूरोप जो बचपन के यार थे अब दोस्त नहीं रहे हैं इन हालात में। मैं समझता हूं कि ये भी इस जंग की एक बड़ी अचीवमेंट है, ईरान की बड़ी अचीवमेंट है। डॉक्टर हामिद, आपसे भी यही सवाल, डू यू थिंक चाइना इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट सुपर पावर वेरी सून? और जो हालात हाजरा है, पाकिस्तान का भी किरदार इसके ऊपर भी रोशनी डालेगा। डॉक्टर हामिद अल मशरिकी सर। बहुत शुक्रिया जतोई साहब। बात यह है कि मैं ऑब्वियसली माशाल्लाह इतने सीजन आर्मी ऑफिसर्स के होते हुए उस पर मिलिट्री तो उस पर इतना कमेंट नहीं करूंगा। ऑब्वियसली उनकी ऑब्जर्वेशन मेरे से बहुत बेहतर है, लेकिन मैं ओवरऑल आपको दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर मिलिट्री माइट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू डिटरमिन अ सुपर पावर. That is the first thing. Now, the economical development, the way China has taken over the world in terms of economy, in terms of engaging the world. आप देखिए कि उसके जो projects हैं वो अफ्रीका से लेके यूरोप से लेके हर जगह के ऊपर जो उसने चाइना ने जो अपनी होल्ड कायम कर दिया है, मेरा ख्याल है that is a very clear sign that China is almost very close to be a new super power. एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि चाइना ने जिस अंदाज में अपने आप को मनवाया वो उसने बैक एंड पे रह के मनवाया है। चाइना को तो जरूरत ही नहीं पड़ी फ्रंट एंड पे आके, ना तो अमेरिका की तरह उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरह जाके तो हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराने की उसको जरूरत पड़ रही है, ना ही उसको पिछले 50 साल में कोई 15 कंट्रीज को इन्वेड करने की जरूरत पड़ी, बल्कि उसने देखिए हम रिसेंट अगर इवेंट्स पे आ जाएं तो जो बुनियानुल मरसूस की आपने भी बात कही कि उसके अंदर जिस अंदाज में उसने अपनी कैपेबिलिटी शो कर दी PL-30 और PL-15 के हवाले से, फिर उसके बाद उसने जिस अंदाज में रिस्ट्रेन शो किया, वेनेजुएला के अंदर जो कुछ हुआ एकदम से कहा गया जी कि शायद चाइना और रशिया को इन्वॉल्व किया जाएगा, लेकिन उसने देखा कि यार साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका उसकी रीच से बाहर है, उसने अपने आप को थोड़ा सा उससे बाहर रखा और उसके नतीजे में मैं समझता हूं कि एक मिसकैलकुलेशन की है इस पूरे सिनेरियो में अमेरिका ने कि शायद चाइना जो है वो उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा या होना नहीं चाहता। लेकिन डॉक्टर साहब, रशिया जो है आज तेल की कश्तियां अपनी क्यूबा पहुंचा चुका है, जबकि अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई थी। हाँ बिल्कुल, देखिए क्यूबा और रशिया का एक अपना रिलेशन फ्यूडल कास्ट्रो के दौर से चल रहा है और वो कोल्ड वॉर से चल रहा है। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझता हूँ चाइना की अगर आप पूरी स्ट्रेंथ को गौर करें तो चाइना ने खुद को ऑलरेडी वो जो शिफ्ट ऑफ पावर है वो मैनेज कर लिया हुआ है, मनवा लिया हुआ है, सिर्फ टाइम की बात है। और उसकी वजह ये कि अमेरिका खुद अपने ही वजन से गिर रहा है। अच्छा, अमेरिका के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इवेंट्स बड़ी तेजी से अनफोल्ड हुए हैं। ये जो अभी जनरल साहब ने रिसर्च डिस्कस की है, मैं समझ रहा हूं कि इसके अंदर जो टाइम पीरियड्स की डिस्कशन हुई है वो अब बड़ी तेजी से अनफोल्ड हुई है बिकॉज ऑफ द नॉन सीरियस डिसीजंस बाय द ट्रम्प एंड कॉन्स्पिरेसीज बाय नेतन्याहू। असल में उन्होंने बहुत सारी चीजें जो 50 साल की थी, 25 साल की थी, वो ये 4 साल में करना चाह रहे हैं और उस एफर्ट के नतीजे में जिस अंदाज में ईरान ने उनको गिराया है। अच्छा, मैं इसके बड़े क्लियरली समझता हूं कि जो ईरान को, मतलब मैं ईरान की तैयारी पे, ईरान की रेजिलियंस और रिटेलिएशन पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, उन्होंने अमेजिंग किया है, लेकिन उनको जो हौसला मिला है वो पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी से भी मिला है। आप ये देखिए कि उनको ये लगा कि अगर पाकिस्तान अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को 2 घंटे में धूल चटा सकता है और उसके 82 जहाजों का जो दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ी डॉग फाइट है उसके अंदर उनको बड़ी बुरी तरह शिकस्त दे सकता है, तो उसका नतीजा ये कि एक मुसलमान मुल्क को एक ऐसी ताकत मिल गई, एक इंस्पायरेशन मिल गई जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से एक होप पैदा कर दी है। और अदर हैंड इट इज इमर्जिंग ऑफ द ईस्टर्न पावर्स, PL-30 हो, सैटेलाइट सिस्टम हो, नेविगेशन सिस्टम हो या वो रेजिलियंस और रिटेलिएशन हो जो कौमें इकट्ठी होकर करती हैं। आज हम जानते हैं कि दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, न्यूज हो, कोई और जॉनरा हो, उसको यहूदी ही लीड करते हैं। ऐसे एक मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, बड़ा मशहूर है, मईशत के बारे में लिखता है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैगजीन समझा जाता है। जितने भी इकोनॉमी और ट्रेडर्स होते हैं उसको बहुत करीब से पढ़ते हैं, इनकी एनालिसिस को। आज उसका एक कवर है जो मौजूद गुफ्तगू है। आज बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी इसको ट्वीट किया था और इसके अंदर जो है ऑपरेशन जो अमेरिका ने नाम रखा था एपिक फ्यूरी, जिसको फिर IRGC के कमांडर इब्राहिम जुल्फिकार ने नया नाम दिया था एपिक फियर।
और अब उसको एक और नया नाम दे दिया है इकोनॉमिस्ट ने, जो यहूदियों का ही मैगजीन है, और वो नाम है ब्लाइंड फ्यूरी। और इस तस्वीर के अंदर अगर आप देख सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर फुल स्क्रीन पे भी हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा सके, तो डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे के ऊपर उल्टा हेलमेट रखा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नजर नहीं आएगा, उनकी आंखें बंद हैं और उनको मालूम ही नहीं है वो कहाँ हैं। वो अंधे चले जा रहे हैं, एक बंद गली में आ चुके हैं और इस बंद गली की वजह से इनका मुस्तकबिल, अपने इनके मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खतरे में है। और हम ये तो पहले से ही जानते हैं कि अमेरिका में जो सारा सिस्टम है वो यहूदी लॉबी किस तरह कंट्रोल करती है। जब जॉन एफ कैनेडी ने इजराइल से कहा था 60 की दिहाई में कि अपना एटम बम वगैरह चेक करो, आप ये कैसे बना रहे हो, तो फिर अगले ही महीने उनकी असैसिनेशन हो गई थी। और फिर जो अगला सदर आया अमेरिका का, उसने इजराइल को वेलकम किया, गले लगाया कि मुझे नहीं मार देना। तो अमेरिका का सिस्टम हमेशा से हम जानते हैं कि इजराइल के हाथ में रिमोट है उसको कंट्रोल करने का। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बड़े खतरे में है, बंद गली में आ गए हैं, उनका एग्जिट मुश्किल है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की मदद कर रहे हैं सूरत हाल से निकलने के लिए। इससे अंदाजा लगाइए कि डोनाल्ड ट्रंप कहां आन पहुंचे हैं। गुफ्तगू का आगाज जनरल समरे साहब आपसे करना चाहूंगा, आपकी नजर में डोनाल्ड ट्रंप किस बंद गली में आके फंस गए हैं? क्यों यहूदियों के अपने मैगजीन एपिक फ्यूरी को ब्लाइंड फ्यूरी का नाम देके डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं? क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप का एग्जिट भी खौफनाक हो सकता है उनकी एंट्री की तरह? जनरल समरे सालिक साहब। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इजराइल जो है वो एक रीजनल बुली के तौर पे क्रिएट किया गया और वेस्ट ने क्रिएट किया, दैट इज ब्रिटेन एंड द यूएस। और उसका पर्पस ये था, आई विल लाइक जॉर्ज फ्रीडमैन जिसने नेक्स्ट 100 ईयर्स बुक लिखी, कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी नहीं है बल्कि इंस्टेबिलिटी है। और इजराइल वो मुल्क था जो कि ये ऑब्जेक्टिव उसके लिए अचीव कर रहा था। सो अमेरिका ने इजराइल को क्रिएट किया एज इंटरनेशनल बुली। और अब इस वक्त ये आ चुका है कि इंस्टेड के इजराइल एक प्रॉक्सी हो यूएस की, यूएस इजराइल की एक प्रॉक्सी बन चुका है। और वो कहते हैं कि जब हमने पहले डिस्कस किया कि यूएस की असेसमेंट्स गलत हुई, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, लेकिन कहते हैं कि जब वक्त आपके खिलाफ होता है, जब वक्त का धारा आपके खिलाफ होता है, तो आपकी ऑटोमेटिकली असेसमेंट जो है वो फॉल्टी होना शुरू हो जाती हैं। यूएस अभी उस स्टेज पे है कि उसकी चादर, अगर वो पाँव कवर करता है तो सर नंगा होता है, सर कवर करता है तो पाँव नंगे होते हैं। तो एनर्जी एक बहुत सीरियस एक डिज़ायर है यूएस की और चैलेंज है। वेनेजुएला में भी उसने इसीलिए काम किया, मिडिल ईस्ट में भी वो इसीलिए आया है। और उसकी कोशिश ये है कि जहाँ एक तरफ तो चाइना उसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स को डिनाई कर रहा है, तो वो एनर्जी के ऊपर कंट्रोल करे ताकि वो एनर्जी जो रिसोर्सेज है वो चाइना को इतनी ईजीली ना लेने दे। जहाँ तक आपने बात की है, ये बिल्कुल सही है कि ये इजरायली जंग है और अमेरिकन खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऑन द बिहेस्ट ऑफ इजराइल अमेरिका ने एक ऐसा एक्शन लिया है जो हर काबिल-ए-ज़हन इंसान को समझ आ रही थी कि ये बहुत रिस्की काम होगा और ये बैकफायर करेगा यूएस को, और वही हो रहा है।